Good morning, students. Myself, Dr. Sunaina Khatri, Assistant Professor in ABSD Government PG College, बाड़मेर। आज हम अंकेक्षण में नया अध्याय प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है इंटरनल कंट्रोल मेजर्स यानी आंतरिक नियंत्रण उपाय। अब इंटरनल कंट्रोल मेजर्स क्या है? यानी आंतरिक नियंत्रण के अंतर्गत वे समस्त उपाय आते हैं जिनके द्वारा व्यवसाय के प्रत्येक पहलू को नियंत्रित किया जाता है। प्रत्येक व्यवसायी की यह अभिलाषा रहती है कि आंतरिक कार्यों को इस प्रकार नियंत्रित किया जाए कि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके तथा गड़बड़ी, धोखाधड़ी, छल कपट इत्यादि कम से कम उसकी संभावना हो। इसके लिए वह व्यवसाय के प्रत्येक पहलू को योजनाबद्ध ढंग से नियंत्रित करता है और इस पूरी प्लानिंग को ही आंतरिक नियंत्रण कहते हैं। इसके द्वारा व्यवसाय की आर्थिक एवं प्रशासनिक सभी क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। अब है आंतरिक नियंत्रण के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो इसके ऑब्जेक्ट्स में फर्स्ट है व्यवहारों का सही लेखा। तो आंतरिक नियंत्रण यह विश्वास दिलाता है कि व्यवहारों का लेखा सही किया गया है। सेकंड, गलती व गबन के संबंध में आंतरिक नियंत्रण का यह उद्देश्य गलती और गबन को रोकना तथा शीघ्र पकड़ना है। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व निर्धारित करना। आंतरिक नियंत्रण का उद्देश्य उत्तरदायित्व केंद्र यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स की स्थापना करना, यानी कौन से कार्य के लिए कौन पर्सन या डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल होगा उसका निर्धारण करना तथा प्रत्येक क्रिया के संबंध में जवाबदेही निर्धारित करना है। नेक्स्ट है विवरणों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण द्वारा लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, वास्तविक कार्य की लक्ष्यों से तुलना की जाती है और विचरणों का पता लगाया जाता है और उन्हें कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है संपत्तियों की सुरक्षा। व्यवसाय की संपत्तियों की सुरक्षा करना भी इंटरनल कंट्रोल का उद्देश्य है। अब है कुशलता व निष्पत्ति में सुधार। आंतरिक नियंत्रण का यह भी उद्देश्य है कि सामग्री, श्रम, प्लांट तथा पूंजी के उपयोग में कुशलता लाई जा सके तथा व्यवसाय की निष्पत्ति में सुधार किया जा सके। आंतरिक नियंत्रण में वित्तीय तथा गैर वित्तीय सभी नियंत्रण सम्मिलित होते हैं। इन नियंत्रणों में से यहाँ पर हमारा तात्पर्य लेखा संबंधी नियंत्रण तथा उन आर्थिक कार्यों संबंधी नियंत्रण से है जिसके संबंध में लेखे किए जाते हैं। प्रशासनिक कार्यों के संबंधी में नियंत्रण जैसे कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी छुट्टी हटाना आदि, इन्वेस्टिगेशन, कर्मचारियों की शिक्षा आदि से संबंधित नियंत्रण को भी छोड़ दिया गया है तथा उन आर्थिक कार्यों संबंधी नियंत्रणों को भी छोड़ दिया गया है जिनके संबंध में लेखे नहीं किए जाते हैं, जैसे बजट बनाना आदि। अब इंटरनल कंट्रोल यानी आंतरिक लेखा नियंत्रण को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है आंतरिक निरीक्षण यानी इंटरनल चेक एंड सेकंड आंतरिक अंकेक्षण इंटरनल ऑडिट। आंतरिक निरीक्षण यानी इंटरनल चेक विस्तृत अर्थ में आंतरिक निरीक्षण से तात्पर्य ऐसे सभी उपायों से लगाया जाता है जिन्हें व्यापारिक व्यवहारों को पुस्तकों में शुद्ध लेखन के लिए अपनाया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न व्यवहार के लेखा कार्यों को अलग अलग खंडों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक खंड का संपादन एक अलग व्यक्ति करता है। जैसे ग्राहक से कैश रुपया कलेक्ट करना, ये एक व्यवहार है या एक सौदा है। इसके लिए लेखा कार्य को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैश का कलेक्शन, सेकंड उसकी रसीद देना और थर्ड जो है रोकड़ बुक में एंट्री करना, रोकड़ बही की जांच तथा रोकड़ बही से खाता बही में एंट्री करना। अब जैसे हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर के एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। तो जैसे सपोज एक लोकल कस्टमर ने संस्था की विंडो पे पेमेंट जमा कराया, तो फर्स्ट जो खंड है उसका संपादन करने के लिए
जो टिकट विंडो पे जो बैठा है कैशियर, वो कैश रिसीव करेगा और उसको बिल की रसीद की 2 कॉपी बना के देगा। उस पर उच्च अधिकारी के साइन होंगे और बनवाकर मूल प्रति जो आपकी मेन कॉपी है वो जमा कराने वाले को दे दी जाएगी। व्यापारिक समय प्राप्त होने के पश्चात समाप्त हो जाने पर अन्य व्यक्ति दिन भर के प्राप्त कुल रोकड़ और रसीद की प्रति लेकर उन रसीद के आधार पर रसीदों की जांच करेगा, व्यवहारों को रोकड़ बही में लिख देगा। अब तीसरा पर्सन जो है वो इस बात की जांच करेगा कि रोकड़ बही में समस्त रसीद की पोस्टिंग कर दी गई है कि नहीं, और रोकड़ बही में प्रविष्टि के सामने रसीद नंबर लगाएगा और कैश बुक से वो लेज़र पोस्टिंग करेगा। इस एग्जाम्पल से हम ये देखते हैं कि प्रत्येक व्यवहार के संबंध में लेखा कार्य कई हाथों से गुजरता है और एक व्यक्ति का काम दूसरे व्यक्ति द्वारा और दूसरे का काम तीसरे द्वारा वो चेक होता जाता है और आगे बढ़ता रहता है। तो आंतरिक निरीक्षण की परिभाषा का भी विद्वान लेखकों ने समय समय पर उसका प्रयास किया है, जिनमें से हम कुछ डेफिनेशंस स्टडी कर रहे हैं। अब इसमें फर्स्ट जो डेफिनेशन दी गई है वह है, यह लेखा प्रणाली के संगठन का वह तरीका है जिसके द्वारा कर्मचारियों में कर्तव्य का विभाजन इस प्रकार कर दिया जाता है कि किसी व्यक्ति को एक व्यवहार के प्रत्येक पहलू का लेखा नहीं दिया जाता है, ताकि 2 या अधिक व्यक्तियों में बिना दलबंदी के यानी गुटबंदी के बिना कपट रुक जावे और गलतियों की संभावना कम हो जाए। सेकंड जो डेफिनेशन दी गई है वह है कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से आंतरिक निरीक्षण एक निरंतर चलने वाला आंतरिक अंकेक्षण है जो कर्मचारी द्वारा स्वयं ही किया जाता है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति के कार्य की स्टाफ के ही किसी अन्य पर्सन द्वारा स्वतंत्र रूप से जांच हो सकती है। थर्ड है, आंतरिक निरीक्षण को लेखा प्रक्रिया के ऐसे प्रबंध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे गलती और गबन स्वतः रुक जाते हैं अथवा पुस्तपालन के संचालन द्वारा पकड़ में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो इसे परिभाषित किया गया है वह है आंतरिक निरीक्षण एक ऐसी प्रणाली या प्रोसीजर है जिसके अंतर्गत एक संस्था की लेखा विधि को इस प्रकार स्थापित किया जाता है ताकि लेखा और प्रक्रिया किसी भी एक व्यक्ति के पूर्ण एवं स्वतंत्र नियंत्रण में न रहे। इसके विपरीत एक कर्मचारी की कार्य दूसरे का पूरक हो और व्यापार में स्वयं कर्मचारी ही निरंतर अंकेक्षण होता रहे। आंतरिक निरीक्षण की सर्वांगीण परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात आंतरिक निरीक्षण की सर्वांगीण परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि आंतरिक निरीक्षण व्यवसाय के कार्यों की ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा कर्मचारियों में कार्य विभाजन इस प्रकार कर दिया जाता है कि किसी भी व्यवहार के समस्त पहलुओं का लेखन एक ही व्यक्ति के पूर्ण अधिकार में न रहे और प्रत्येक कर्मचारी का कार्य अनिवार्यतः स्वतंत्र रूप से दूसरे कर्मचारियों द्वारा जांचा जा सके, ताकि बिना दलबंदी के गबन नहीं हो सके और यदि हो तो भी वह शीघ्र पकड़ में आ जाए और इस प्रकार गलतियों की संभावना कम रह जाए। आंतरिक निरीक्षण की परिभाषा का विश्लेषण। उपरोक्त परिभाषा के आधार पर आंतरिक निरीक्षण के निम्नलिखित तत्व होंगे, जिसमें फर्स्ट है कर्मचारियों में कार्य विभाजन की व्यवस्था। आंतरिक निरीक्षण कर्मचारियों में कार्य विभाजन की एक व्यवस्था है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यवहार के अथवा उससे संबंधित लेखे के कई भाग कर दिए जाते हैं और एक कर्मचारी से केवल एक भाग से संबंधित लेखा कार्य ही संपादित करवाया जाता है। सेकंड है अनिवार्य जांच। इसके अंतर्गत पहला कर्मचारी कार्य के एक भाग को पूरा करके जिस स्थान पर उसे छोड़ता है, दूसरा कर्मचारी उस कार्य को अपने हाथ में लेता है और पहले व्यक्ति द्वारा किए गए भाग की जांच करता है और उस कार्य का अपना हिस्सा पूर्ण करता है।
इस प्रकार कार्य जांच चलता रहता है और आगे बढ़ता जाता है तथा पूर्ण होने से पूर्व कई हाथों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है बिना दलबंदी के गबन छिपे रहना असंभव। आंतरिक निरीक्षण की दशा में यदि कोई व्यक्ति गबनता है तो उसके आगे वाले कर्मचारियों द्वारा जांच करते समय वह तुरंत पकड़ में आ जाएगा। यह गबन तभी छिपा रह सकता है जबकि एक कार्य में लगे हुए समस्त कर्मचारी आपस में मिल जाएं। नेक्स्ट है गलतियों की संभावना कम। एक व्यक्ति के कार्य की दूसरे व्यक्ति द्वारा जांच होने के कारण गलती यदि कोई हो तो भी वे कार्य के साथ ही पकड़ में आ जाती हैं और हिसाब किताब में गलती की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिट यानी आंतरिक अंकेक्षण। अब आंतरिक अंकेक्षण व्यावसायिक संस्था के लेखों और क्रियाओं का पुनः निरीक्षण है जो व्यवसाय के इस कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्रायः निरंतर किया जाता है। व्यवसाय में इस कार्य के लिए अलग से एक स्टाफ होता है जो आंतरिक अंकेक्षण के अधीन कार्य करता है। आंतरिक अंकेक्षण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसमें व्यावसायिक यानी प्रोफेशनल ऑडिटर की क्वालिटीज हो। आंतरिक अंकेक्षण का संबंध प्रमुख रूप से लेखा तथा आर्थिक मामलों से होता है। अब कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा ऐसी निजी कंपनियां जिनका वार्षिक कारोबार 200 करोड़ रुपए से अधिक है अथवा रुपए 100 करोड़ से अधिक ऋण बकाया चल रहे हैं उनको आंतरिक अंकेक्षक नियुक्त करना अनिवार्य होगा। आंतरिक अंकेक्षक का उत्तरदायित्व रक्षात्मक होता है। वह यह देखता है कि व्यापार की संपत्तियों में लेखे व सुरक्षा का उचित प्रबंध है। व्यापार में होने वाले खर्चे उत्तरदायी अधिकारी द्वारा अधिकृत किए जाते हैं। प्रत्येक व्यवहार के लिए निर्धारित की हुई प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है और हिसाब किताब की व्यवहारों का एक सही चित्र प्रस्तुत करते हैं। अब आंतरिक अंकेक्षण के रक्षात्मक भाग की तुलना जैसे हम एक सिपाही से कर सकते हैं। जैसे एक सिपाही की उपस्थिति मात्र से ही गड़बड़ करने वालों को एक भय उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार यह तथ्य कि आंतरिक अंकेक्षण न जाने किस समय बिना पूर्व सूचना के किस कर्मचारी के कार्य की जांच कर लेगा, तो इसलिए प्रत्येक कर्मचारी के मन में एक भय बनाए रखता है जिससे वह अपना कार्य सावधानी से करता है। अब गड़बड़ी करने का साहस नहीं कर पाता, लेकिन एक आंतरिक अंकेक्षक व सिपाही में अधिक समानता नहीं होती है। अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के प्रावधानों की प्रयोजनीयता यानी एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंटरनल ऑडिट यानी कहाँ ये उपयोग किया जा सकता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 138 के अधीन निम्नलिखित प्रकार की कंपनियां जिन्हें कंपनियों के लेखा संबंधी 2014 के नियमों के नियम 13 द्वारा प्राधिकृत किया गया है, उनके लिए इंटरनल ऑडिट तथा इंटरनल ऑडिटर फर्म की नियुक्ति करना आवश्यक है। वह है प्रत्येक अनुसूचित कंपनी, प्रत्येक गैर अनुसूचित सार्वजनिक कंपनी, प्रत्येक निजी कंपनी जो विगत वर्ष में रुपए 200 करोड़ या अधिक का विक्रय या बैंक व सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से रुपए 100 करोड़ या अधिक का ऋणी हो, परंतु यह कि एक विद्यमान कंपनी को जो उपरोक्त किसी भी मापदंड में आती है तो उसे इस धारा के लागू होने के 6 मंथ के भीतर आवश्यकताओं का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। अब इंटरनल ऑडिटर जो है उसकी योग्यता या क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। कंपनी के कार्यों तथा कार्यकलापों की इंटरनल ऑडिट या जांच का संचालन करने के लिए कंपनियों के ऐसे वर्ग या वर्गों से जो विहित किए जाएं, एक ऐसा इंटरनल ऑडिटर नियुक्त किया जाएगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, चाहे वह व्यवसाय करता हो या नहीं, या लागत लेखापाल या अन्य कोई व्यवसायी व्यक्ति जो बोर्ड द्वारा निश्चित किया जाएगा वह हो सकता है। नेक्स्ट है प्रभावकारी होने के लिए यह आवश्यक है कि आंतरिक अंकेक्षण कंपनी प्रबंधन का हिस्सा माना जाना चाहिए, न कि मात्र उनका सहायक। उसके पास किन्हीं भी परिस्थितियों में कंपनी के कौन तथा संगठनात्मक क्रियाओं के प्रत्येक क्षेत्र को अनुसंधान करने का अधिकार होना चाहिए।
वर्तमान में पश्चिमी देशों में आंतरिक अंकेक्षक को प्रत्यक्षतः संचालन बोर्ड के प्रति जिम्मेदार ठहराने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। नेक्स्ट है, उनके द्वारा व्यावसायिक कृतियों के वित्तीय विवरण तथा रिपोर्ट बनाने और पर्याप्त लेखांकन क्रियाओं के अनुरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। उसका प्रमुख उत्तरदायित्व है कि व्यवसायिक संस्था में पर्याप्त रूप से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली रखना है ताकि परीक्षण द्वारा लेखांकन क्रियाविधि, प्राप्तियां तथा अदायगियों को एवं गबन से संपत्तियों की चौकसी की जा सके। इन कार्यों को करने के लिए इसे स्वतंत्र रूप से अपना एक स्टाफ रखना चाहिए तथा किसी भी प्रकार के उत्तरदायित्व को उसे आवरण नहीं उतारना चाहिए। उसे प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन से दूर रहना चाहिए ताकि उसका वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण निहित स्वार्थ के सृजन से अस्पष्ट न हो जाए। अब भारत में इंटरनल कंट्रोल या इंटरनल ऑडिट का क्या इम्पोर्टेंस है, तो इसमें बड़े व्यवसायियों के लिए आंतरिक अंकेक्षण एक आवश्यकता है, लेकिन हमारे देश में तो इसका वैज्ञानिक महत्व भी बढ़ रहा है। भारतीय कंपनी विधान के अंतर्गत एक कंपनी तथा उसकी शाखाओं के हिसाब किताब का अंकेक्षण योग्य अंकेक्षकों द्वारा करना अनिवार्य है। लेकिन यदि किसी कंपनी की शाखा में आंतरिक अंकेक्षण का प्रबंध है और आंतरिक अंकेक्षण एक योग्य अंकेक्षक है, तो केंद्र सरकार प्रार्थना पत्र देने पर उस शाखा को अनिवार्य वैधानिक अंकेक्षण से मुक्त कर सकती है। इस प्रकार के प्रार्थना पत्र के साथ कंपनी के प्रबंध संचालक अथवा मैनेजर का एक प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए कि आंतरिक अंकेक्षण का प्रबंध संतोषजनक है। कंपनी अंकेक्षण एक लिखित कथन भी है और उसकी राय में आंतरिक अंकेक्षण का प्रबंध और शाखा का हिसाब किताब ठीक रखे गए हैं और प्रार्थना पत्र के साथ दिया जाना चाहिए। थैंक यू।